एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आप या फिर पुराने भी हैं तो भी एक चीज़ देखिएगा। यहाँ पे नीचे कुकू केमिस्ट्री चैनल का नेम आ रहा है, वहाँ पे आप चैनल के नाम पे टैप करिएगा। वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट ऑप्शन है, वहाँ प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो चैप्टर्स हैं आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें अंदर हमने 4th चैप्टर, 3rd चैप्टर, 15, 10th जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफ़ी सारी चीज़ें 12th क्लास की करवा दी हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। इसके अंदर मैं आपको बता दूं हमने क्या पढ़ लिया था और क्या रह गया था हमारे पास। यहाँ से परिक्षेपण विधि हम पढ़ रहे थे। कौन सी विधियाँ पढ़ रहे थे? परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि में हमने कोलाइडी चक्की के बारे में पढ़ा था। देखिएगा एक बार यहाँ पे, देखिए यहाँ से आपके सामने फिर से ये चार्ट है जो हमने पहले भी देख रखा है, यांत्रिक वितरण जिसमें कोलाइडी चक्की पढ़ी थी। तो आज हमें पढ़ना है यहाँ से विद्युत परिक्षेपण, अपचयन, ऑक्सीकरण, उभय अपघटन, जल अपघटन और विलायक विनिमय। देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम विद्युत परिक्षेपण। स्टूडेंट्स, यहाँ से विद्युत परिक्षेपण विधि के सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसका दूसरा नाम ब्रेडिंग आर्क विधि भी है। क्या नाम है? ब्रेडिंग आर्क विधि। इसी नाम से पेपर में आता है। ब्रेडिंग आर्क विधि का चित्र बनाइए। देखिए चित्र क्या कह रहा है आपके सामने। सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, एक पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? हमने पात्र लिया, जैसा कि चित्र है वैसा कि वैसा एक्सप्लेन मैं आपको करने वाली हूँ। इसके अंदर हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। पात्र में क्या भर दिया बच्चों? पानी भर दिया। इसके नीचे एक और पात्र हमने लगाया। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है? बर्फ के टुकड़े। क्या भर दिए हमने यहाँ पे? बर्फ के टुकड़े यहाँ पर भर दिए हैं। एक पात्र में क्या है? पानी है। एक और पात्र रखा है नीचे जिसके अंदर क्या है? बर्फ के टुकड़े, जिसके अंदर पानी वाला पात्र हमने रख दिया है। अब क्या करा हमने? यहाँ से दो सोने के तार लिए। हमने क्या तार लिए? दो सोने के तार लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए, जिसमें हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। एक तरफ प्लस, दूसरी तरफ क्या है अपना? माइनस। ठीक है, एक कैथोड दूसरा एनोड। इन दोनों तार को जब बैटरी से जोड़ा जाता है और इन दोनों को आपस में यहाँ मिलाया जाता है, क्योंकि ये धातु के तार है। ये धातु के तार किसके हो सकते हैं? ये गोल्ड के हो सकते हैं बच्चों, ये चांदी के हो सकते हैं, ये प्लेटिनम के हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको दोनों को टच करने से हुआ क्या है यहाँ से बच्चों? यहाँ से उत्पन्न होता है आर्क। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको और दिखा देती हूँ। यहाँ से जैसा कि आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये जो है अपने चांदी के, ये जो अपने तार लगाए हुए हैं हमने, ये तार जो हैं आपके सामने, यहाँ पर इन तारों में, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? यहाँ से आर्क। देखिए यहाँ से नाम भी लिखा हुआ है, क्या उत्पन्न हो रहा है? आर्क। जैसे ही यहाँ से आर्क उत्पन्न होता है, यहाँ से धातु निकलती है और वो धातु मेल्ट होके पिघल के कहाँ आती है? पानी में आती है। ये पानी में जैसे ही इसकी वाष्प आती है, धातु जो है इसकी वाष्प आती है, वैसे ही बर्फ के टुकड़े जो इसको नीचे से तापमान को क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। ये सारी की सारी धातु क्या हो जाती है? यहाँ से संघनित होने लगती है। ये बर्फ के कारण जो वाष्पित हुई धातु है, जो इस आर्क के कारण, इस हीट के कारण आई है, ये धातु यहाँ से इस पानी में आ जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ से और हम क्लियरली बता देते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा ये क्या है बच्चों? नीचे क्या है? बर्फ है। बर्फ के अंदर नमक मिला के रख सकते हो ताकि बर्फ जल्दी से पिघले नहीं। यहाँ से क्या करें? दो धातु के तार लिए हैं जिसको आपस में मिलाया जाता है। आपस में मिलाने पर बैटरी द्वारा कैथोड और एनोड से इसको हमने मान रखा है। तो यहाँ से क्या उत्पन्न होती है? आर्क। आर्क मतलब लाइट उत्पन्न होती है, जिसके कारण यहाँ से जो धातु है, जिस धातु के तार है, जैसे गोल्ड भी हम कह रहे हैं, सिल्वर कह सकते हो आप, प्लेटिनम कह सकते हो, ये क्या होती है? वाष्पित होती है। वाष्पित होते के साथ ही कहाँ आती है? ये पानी में आती है और बर्फ के कारण क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है। हुआ क्या बच्चों इससे? हुआ ये कि इस पानी के अंदर धातु के कण आ गए हैं। किसके कण आ गए हैं? धातु के। और ये हो गया सोल। क्या प्राप्त हो गया? सोल। क्योंकि हमने कोलाइडी विलयन काफी प्रकार के पढ़े हैं, सॉल, जेल, एरोसॉल फॉर्म। तो ये जो प्राप्त हुआ हमें कोलाइडी विलयन, कौन सा कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ? सॉल। सॉल की विशेषता क्या होती है? यहाँ पे द्रव तो होता है परिक्षेपण माध्यम। देखिए परिक्षेपण माध्यम क्या है? जल। और कम मात्रा में क्या है? धातु, अर्थात ठोस क्या है यहाँ पे? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो इसी को हमने क्या कहा? सॉल कहा है। तो ये कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। किसका कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है? धातुओं का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो विद्युत परिक्षेपण विधि किस काम आती है? धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने के काम आती है। बच्चों इस चित्र को अच्छी तरह कर लीजिएगा। अब हम एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं। देखिए यहाँ से समझ तो लिया हमने,
पेपर में सीधे क्वेश्चन आएगा, ब्रेडिंग आर्क विधि का चित्र बनाइए। देखिए बच्चों, यहाँ से लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ से लैंग्वेज में देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। इस विधि से धातु के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको लाइन बताई। ठीक है, ये चित्र वापस से यहाँ रख दिया हमने ताकि यहाँ से आप और देख सकें। जिस धातु को कोलाइडी अवस्था में प्राप्त करना होता है उसे के इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न करते हैं। आर्क का मतलब है वहां पर हीट। आपने देखा होगा कि दो तारों को मिलाते हैं तो चमक उत्पन्न होती है। चमक उत्पन्न होती है, इसका मतलब वहां हीट उत्पन्न हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन परिक्षेपण माध्यम जल में डूबे रहते हैं, ये यहाँ से पानी में डूबे हुए हैं। आर्क की ऊष्मा से धातु वाष्प में बदलती है। यह वाष्प शीघ्र ही अतिशीघ्र हिमशीतित जल द्वारा संघनित होकर कोलाइडी कण बनाती है और धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। सिल्वर, यहाँ से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम आदि के कोलाइडी विलयन इसी विधि से बनाए जाते हैं और ये कोलाइड जल प्रतिकर्षी होते हैं। अतः स्थायी रखने के लिए KOH की अल्प मात्रा मिश्रित की जाती है। तो बच्चों, यहाँ से मैंने आपको वो सब चीजें बता दी हैं जो हमने अभी अभी चित्र के माध्यम से पढ़ी थी। डायग्राम के साथ साथ आपको बता भी रखा है लैंग्वेज में क्या लिखना है। आप चाहें तो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर PDF का इंतजार कर सकते हैं कि PDF में से आप लिख पाएंगे। कुकू केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पे यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। चलिए बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं आप अपन। नेक्स्ट है यहाँ से स्टूडेंट्स अपना अपचयन विधि। ठीक है, यहाँ से संघनन में अपने पास अपचयन, ऑक्सीकरण, उभय अपघटन, जल अपघटन, विलायक विनिमय और पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन, ये 6 बिंदु हैं जिसके आधार पर हम संघनन विधि को पढ़ेंगे। जिसमें से पहला कौन सा अपना अपचयन। देखिए यहाँ से बच्चों अपचयन के बारे में देखिए, यहाँ से जैसा कि आप बच्चे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम भारी धातुओं के कोलाइड इस विधि से बनते हैं। तो एक चीज याद रखेगा, अपचयन से किसके कोलाइड बनते हैं? धातुओं के, और वो भी कौन सी धातु? भारी धातुओं के। ठीक है, अपचायक के रूप में किसका यूज करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, H आराम से प्राप्त हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ से किस तरह से अपचयन हो रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ से ये ऑरिक क्लोराइड है AuCl3। मैं आपको बता दूं Au का इसमें ऑक्सीकरण कितना है? +3। यहाँ से ये Au का ऑक्सीकरण कितना है? 0, अर्थात +3 से किस में चला गया? 0 में चला गया। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, अर्थात गोल्ड का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और एक का अपचयन होता है तो HCHO अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ से हमको क्या देखना है बच्चों अपचयन में, कि यहाँ जिस धातु का कोलाइड बनाया जा रहा है वो किसकी प्रक्रिया प्रदर्शित करेगा? वो अपचयन की प्रक्रिया प्रदर्शित करेगा, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है ये +3 में और यहाँ से किसमें? ये 0 में। आगे देख लो नेक्स्ट में, अगर SnCl2 के द्वारा अपचयन करें तो गोल्ड फिर से किसमें है? +3 में, और यहाँ पर ये गोल्ड कोलाइड विलयन 0 अवस्था में ऑक्सीकरण। सिल्वर को देख सकते हो AgCl में ये +1 में है और Ag यहाँ पर खाली है धातु अवस्था तो 0 में है। आप इन तीनों में से सिर्फ एक याद कीजिएगा। अगर आप मेरी माने तो आप यहाँ पर ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको याद कर लीजिएगा। एक चीज और याद रखेगा, अगर एक का अपचयन हो रहा है तो दूसरे का निश्चित रूप से ऑक्सीकरण होगा। जैसे SnCl2 में ये +2 है तो ये +4 है, लेकिन कोलाइड विलयन किसका बना है? गोल्ड का बना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपने पास यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधा आता है, कैसियस पर्पल क्या है, या क्वेश्चन बोलता है पर्पल ऑफ कैसियस क्या है। क्या बोला मैंने आपको? पर्पल ऑफ कैसियस क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, गोल्ड का कोलाइडी सॉल्यूशन बैंगनी कलर का होता है। आप कहेंगे कि मैडम गोल्ड तो हमारे पास येलो कलर का होता है, हमने देखा है सुनहरी कलर का होता है गोल्ड, तो आप कह रहे हो गोल्ड का विलयन बैंगनी रंग का होता है। लेकिन आप एक चीज भूल गए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोलाइड। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर गोल्ड के कण मान लीजिए एक इतना है, एक इतना है और एक इतना है, तो तीनों स्थिति में कलर अलग अलग होगा। कोलाइडी कण का साइज क्या है? किसी पदार्थ के कण का साइज क्या है? छोटा है, बड़ा है, या उससे बड़ा है, या बहुत बड़ा है, इस आधार पे किसी भी कण का जो रंग है वो निर्भर करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं गोल्ड का कोलाइड, अर्थात यहाँ पर कोलाइडी कण जो है वो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की रेंज में है। इसीलिए यहाँ गोल्ड का कोलाइड बैंगनी कलर का होता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, गोल्ड का कलर तो गोल्डन येलो कलर का होता है, सुनहरा होता है, लेकिन ये बैंगनी क्यों है? तो कोलाइड है वर्ड, इसीलिए बैंगनी है। और इसे ही क्या कहते हैं? कैसियस पर्पल कहते हैं। और इसमें स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन को मिलाया जाता है। बच्चों जिलेटिन का यूज मैं आपको बता दूं,
बर्फ जमाने में भी किया जाता है। जेली जैसा पदार्थ होता है, मतलब आता तो पाउडर सा है, इसको आप जमाएंगे तो जेली जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट विधि देख लीजिए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या है, सल्फर, सेलिनियम, आयोडीन, ये तीनों ही क्या है बच्चों, अधातु हैं। तो निश्चित हो गया, ऑक्सीकरण विधि का उपयोग अधातु के कोलाइड बनाने में किया जाता है। अपचयन का किसमें था, धातु के कोलाइड विधि बनाने में था। ऑक्सीकरण का किसमें, अधातु के कोलाइड। अब इसका मतलब यहाँ पर जो भी अधातु होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। अर्थात इस विधि में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, अर्थात अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर अगर आपको ऑक्सीकरण अंक कितना है, या -2, ऑक्सीकरण अपचयन 11th क्लास का 8वां चैप्टर था। ठीक है, यहाँ सल्फर, अगर कोई भी धातु, कोई भी परमाणु अपनी मुक्त अवस्था में हो तो उसका परमाणु क्रमांक, उसका जो ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0। -2 से किस में जा रहा है, 0, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ देखिएगा सल्फर का कोलाइड विलयन बन रहा है, अर्थात सल्फर का ऑक्सीकरण अंक यहाँ से निकालोगे बच्चों तो यह आएगा अपने पास। देखेंगे यहाँ से बच्चों, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है यहाँ से, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण अंक भी आप निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पर अगर ये सल्फर का कोलाइडी अंक जो है 0 दे रखा है, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण अंक किस में आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। HI का देख लीजिए, यहाँ से HI का ऑक्सीकरण अंक यहाँ से कितना है, -1, और यहाँ कितना है, 0 है। H2SC में भी SE का जो कोलाइडी जो यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण अंक, वो कितना है, यहाँ से -2 है, जबकि यहाँ पर कितना है, सेलिनियम का 0 है। क्योंकि जैसे भी मैं आपको बता दूं, जो भी कोलाइडी विलयन होगा इस सभी में धातु मुक्त अवस्था में होगी, और मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कोई एक याद रख लीजिए, सबसे ऊपर वाला सबसे बेस्ट रहेगा बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या है अपना, उभय अपघटन। उभय अपघटन में इस प्रकार की अभिक्रिया अविलेय लवण के कोलाइड बनाने में काम आती है। तो सबसे पहले फिर से रिवाइज करा दूं, अपचयन वाली किस्में थी बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा, वो थी अपनी किस्में धातुओं में, धातुओं कोलाइड मिलाने में। ऑक्सीकरण अंक वाली किस्में थी ऑक्सीकरण की अधातुओं में, और यहाँ से उभय अपघटन वाली किस्में आएगी अविलेय लवण के कोलाइडी विलयन बनाने में। कोई एक ही याद रखेगा, फिर से कह रही हूँ मैं आपको, सबसे नीचे वाला बेस्ट रहेगा यहाँ से, या आप चाहे तो ऊपर वाला याद कर दीजिए। एक ही याद कर लेना, बाकी सारे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे इजी जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, बीच वाला। क्यों रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सीधे सीधा अभिक्रिया हो रही है, AgX निकल गया और KNO3 बन गया। तो मैं यहाँ से एक चीज बता दूं आपको, अविलेय लवण आप कैसे पहचानोगे, इसके अंदर AgX जो है वो अविलेय लवण है, क्योंकि AgX का मतलब है AgCl, AgBr, AgI, ये सारे अवक्षेप बनाते हैं, और इन्हीं के कोलाइड विलयन बनाने के लिए यह विधि काम में आती है बच्चों। AH2O3, अगर एर्सेनिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड का विलयन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गुजारी जाए तो यहाँ से AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो कोलाइड विलयन किस किस के हैं इसमें, इसका है, यहाँ है और यहाँ है, बाकी ये तीनों कोलाइडी में गिने नहीं जाएंगे। ये वाले जो है मैंने गोला लगाया, ये सभी कैसे हैं, कोलाइडी विलयन। जैसा कि यहाँ प्लस और माइनस को जोड़ते थे, बिल्कुल वैसा ही है, देखो जोड़ के बता देती हूँ। AH2O3 लिखा हुआ, अर्थात आर्सेनिक पे +3 है, ऑक्सीजन पे -2 है। H2S लिखा हुआ है, इसका मतलब सल्फर पे कितना है, -2 है यहाँ से, और हाइड्रोजन पे कितना है अपना, यहाँ से +1 है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, इसका मतलब H और O जुड़ेगा, H2O, और आर्सेनिक और सल्फर जुड़ेगा तो AH2S3। यहाँ से ये सूत्र बन जाएगा जिसको आर्सेनिक सल्फाइड कहते हैं। इसमें से ये वाला जो एग्जाम्पल है दूसरे नंबर का, अभी आगे फिर से रिपीट होने वाला है चैप्टर में, तो इसीलिए इन चारों में से आप इस वाले को लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आगे भी वापस रिपीट होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, आर्सेनिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन H2S गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो आप बताएंगे आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो अविलेय लवण का मतलब है ये सभी क्या बनाते हैं बच्चों, अवक्षेप का निर्माण करते हैं, और इस विधि से हमें अविलेय लवण के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। देखते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ से जल अपघटन। जल अपघटन मतलब पानी के द्वारा अपघटन। आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन को उनके लवणों के जल अपघटन से बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं बच्चों, ये है हमारे पास आयरन, और 3 है क्लोराइड आयन। H2O में क्या होता है, H+ आयन और OH आयन। प्लस किससे जोड़ोगे, ये +3 है, प्लस किससे जोड़ोगे, माइनस से। सूत्र क्या बनेगा, FeOH का होल
थ्राइस, जबकि H और Cl से क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। देखिए यही बना हुआ है यहाँ से, जो आप देख रहे हैं यही बना हुआ है यहाँ से, मतलब Fe+3 और OH-1, इसमें से Fe आ गया, इसमें से OH आ गया, सूत्र क्या बन गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से जल अपघटन करके भी विलयन बनाया जा सकता है। और अच्छी चीज बता दूं, ये अगर आपके स्कूल खुल रहे होते तो प्रैक्टिकल में, ये वाला प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है, आपके प्रैक्टिकल में है ये, जिसे टाइट्रेशन है, कटैन एंड आयन है, इसी प्रकार से ये वाला प्रैक्टिकल लैब में कराया जाता है, जिसमें फेरिक क्लोराइड को पानी में गर्म करते हुए धीरे धीरे घोला जाता है और फेरिक क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का सॉल प्राप्त होता है, बिल्कुल लाल रंग का ही प्राप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि क्या कहती है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। गंधक, फास्फोरस, रेजिन आदि पदार्थ जो जल की अपेक्षा अल्कोहल में अधिक विलय होते हैं, मतलब गंधक सीधी सी बात कह रहा है, ये पानी में अपेक्षा अल्कोहल में ज्यादा विलय है। तो अल्कोहलिक विलयन में जल का आधिक्य मिलाने पर जलीय क्लोराइड प्राप्त होते हैं। ये कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, इसके अंदर हमें सल्फर डाल दिया, तो इसके अंदर थोड़ा सा अगर अपन पानी भी डाल दे, क्या डाल दे बच्चों, पानी भी है और इसके अंदर अल्कोहल भी है। तो अल्कोहल में तो कणों का आकार सूक्ष्म होता है, लेकिन पानी में से डालते हैं तो कणों का आकार जो है वो कोलाइडी कण का हो जाता है। कुछ भी नहीं किया, वो ये कह रहा है कि अल्कोहल में अगर सल्फर को डाला तो कण सल्फर के कैसे आएंगे बच्चों, छोटे छोटे कण आएंगे, लेकिन जैसे ही इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया पानी, तो ये कण जो होते हैं ये आपस में जुड़ने लग जाते हैं, ये कण आपस में क्या होते हैं, जुड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण बड़े कण प्राप्त होते हैं और कोलाइडी प्रकार के कण बन जाते हैं। कोलाइडी कण मतलब इन कणों का व्यास अब 10⁵ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब अल्कोहल को किससे रिप्लेस कर दिया, पानी से रिप्लेस कर दिया, तो अल्कोहल में छोटे कण थे, पानी में बड़े कण आए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। किसी उबलते हुए पदार्थ की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करने पर उस पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा सल्फर और पारा के जलीय कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई भी उबलता हुआ पदार्थ है, इसकी वाष्प को, जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, जैसे सल्फर ही है, ठीक है, इसको हमने क्या करा, इसकी वाष्प को, मतलब इसको गर्म कर लिया, इसकी वाष्प को किस में डाल दिया हमने, किसी भी द्रव में डाल दिया, मतलब ये किस में आ गया, वाष्प अवस्था में आ गया, और इसको हमने कोई भी द्रव था और इसकी वाष्प को द्रव में प्रवाहित कर दिया, तो यहाँ से वाष्प को द्रव में प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होते हैं, कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। कोलाइड का मतलब इतना समझ जाइए बस, वहाँ कणों का आकार जो होता है वो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के अंदर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हम इतना तो समझ चुके हैं कि कोलाइडी विलयन कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोलाइडी विलयन तो प्राप्त हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक कोलाइडी विलयन की यहाँ से मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, AH2O3 H2S से मिलाया, तो यहाँ पर मिला हमें AH2S3 और H2O, ठीक है, या फिर चलिए यहाँ पर जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन तो बनता ही है, लेकिन साथ में कुछ अशुद्धियां भी रह जाती हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम अशुद्धि को बता सकते हैं बच्चों। चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम एक एग्जांपल। देखिए बच्चों, ये वाला एग्जांपल जो है AgNO3 और KX, AgX प्लस KNO3, तो AgX का तो कोलाइडी विलयन बनेगा, लेकिन KNO3 भी तो इसी के साथ मिक्स है, तो इस KNO3 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। और इसको बाहर करने के लिए ये KNO3 किसका काम कर रहा है बच्चों, यहाँ पे अशुद्धि का काम कर रहा है। तो ये अशुद्धि का जो KNO3 काम कर रहा है, इसको यहाँ से क्या करना है, बाहर। तो जब अशुद्धि आएगी तो क्या करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा यहाँ से बच्चों। देख लीजिए बच्चों, यहाँ से यहाँ हमने जल अपघटन कराया है, HCl यहाँ पर आया, अर्थात H प्लस और Cl माइनस आयन होंगे, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए किसका काम कर रहे हैं, ये यहाँ काम कर रहे हैं, अशुद्धि का काम कर रहे हैं। तो अशुद्धि का अगर काम यहाँ से कर रहे हैं बच्चों ये, तो हमें इनको यहाँ से हटाना होगा। उसी के लिए कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि अपनाई जाती। अब आपको समझ आ गया होगा कि कुछ विलय अशुद्धियां और विद्युत अपघटक कोलाइडी विलयन बनाते टाइम रह जाते हैं। अभी भी एग्जाम्पल दिखाया था ना KNO3 वाला, कि हमने AgNO3 की रिएक्शन कराई थी हमने, कि X से अगर हम रिएक्शन करा रहे थे तो हमें AgX मिल रहा था और KNO3 मिल रहा था,
और ये जो KNO3 यहाँ से मिल रहा है ये अशुद्धि का काम कर रहा है और इसी अशुद्धि को निम्न विधि द्वारा हटाया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं? KNO3 कैसे अशुद्धि का काम कर रहा है? KNO3 में K पर कौन सा आवेश है? प्लस, और NO3 पे कौन सा है? माइनस। और इसी अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय। जिसमें प्लस और माइनस हो जाए वो क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटय कहलाएगा। अब इसकी तीन विधियां हैं बच्चों, अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। या आप ऐसा भी कह सकते हो मैडम, छान ही लेते हैं ना अपन इसको। भाई अगर मान लो अवक्षेपित है, इसको छान लें तो बच्चों अवक्षेप तो बना, लेकिन अवक्षेप का कोलाइडी विलयन बन चुका है। तो हम अगर छानेंगे तो कोलाइडी विलयन और विद्युत अपघटय ऐसा नहीं हो दोनों ही दोनों छन जाए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे तीनों विधियों को यूज किया जाएगा। चलिए बच्चा, पहला है अपना अपोहन। इसका इंग्लिश वर्ड देखिए डायलिसिस। डायलिसिस आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, किडनी का होता है वृक्क का अपोहन, किडनी डायलिसिस। जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि डायलिसिस करा लीजिए, क्योंकि किडनी किसका काम करती है? हमारे ब्लड को, हमारे खून को छानने का काम करती है। तो यहाँ पर भी अपोहन का मतलब एक तरह का छानना है। देखिए यहाँ से पहले कंसेप्ट देखते हैं। अपोहन की प्रक्रिया इस विधि पर आधारित है, तथ्य पर आधारित है कि कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली आप चमड़े का थैला भी ले सकते हो। जैसे मान लो अपन ने ऐसा थैला ले लिया एक, है ना, तो ये जो झिल्ली अपन ने कही इसको क्या कह दी? पार्चमेंट झिल्ली। या इसको हम झिल्ली को अपोहक झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपोहक झिल्ली भी कहते हैं। या कोशिका झिल्ली या चर्मपत्र आ गया। चर्मपत्र मतलब चमड़े का कपड़ा है अपना, से विसरित नहीं हो सकते, जबकि विद्युत अपघटय के आयन विसरित हो जाते हैं। वो कह रहा है अपोहन इस आधार पर आधारित है कि कोलाइडी कण जो होते हैं ये पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं हो सकते। मतलब इसके अंदर हमारे पास विद्युत अपघटय भी है और कोलाइडी कण भी है। ठीक है, मोटे वाले तो कोलाइडी कण है और छोटे वाले क्या है? विद्युत अपघटय के कण। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो झिल्ली होती है इसके छिद्र इतने छोटे होते हैं कि ये वाला जो कण है अपना विद्युत अपघटय का ये तो बाहर आ जाता है, ये तो बाहर आ गया, मतलब ये जो कण है अपने विद्युत अपघटय के ये तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन कोलाइडी कण जो होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? देखिए इसके अंदर चित्र में भी आपको दिखा रखा है कि जो ब्लैक कलर का डॉट है वो तो क्या है अपना, यहाँ से बच्चों एक चीज इस चित्र में गड़बड़ ले रखी है। ये जो अपने छोटे छोटे कण हैं ये तो कण है अशुद्धि के, है ना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ से। ये जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स दिखा रखे हैं ये तो है विद्युत अपघटय। और जहाँ से ये कलरलेस दिखा रखा है मोटा वाला कण जो ये वाला दिखा रखे हैं ये क्या है बच्चों? कोलाइडी कण। किसके कण है ये? कोलाइडी कण है। अब ये जो कोलाइडी कण है यहाँ पर बच्चों ये वाले तो मोटे रहते हैं और अशुद्धि के कण क्या होते हैं? छोटे रहते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं? पानी प्रवाहित किया जाता है, जल प्रवाहित किया जाता है और दूसरी तरफ से यहाँ से पानी बाहर निकाला जाता है। देखो और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ मैं, यहाँ से कर क्या रखा है, एक तरफ से तो यहाँ से पानी भेजते हैं और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकालते हैं। और एक ऐसी सुविधा कर ली हमने, ये देखो यहाँ से एक ऐसी सुविधा कर ली कि यहाँ से तो पानी भेजा और यहाँ से पानी बाहर निकाला और इस बहते पानी में एक चमड़े का जो थैला है ना इसको लटका देते हैं। अब लटकाने से होगा क्या? यहाँ से पानी आएगा प्रेशर के साथ और यहाँ से पानी बाहर जाएगा। अब इसमें से कोलाइडी कण तो होंगे जो अंदर रह जाएंगे और जो छोटे छोटे कण हैं अपने विद्युत अपघटय के, जो छोटे कण है डार्क वाले दिख रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, जो ये थैला आपको दिखाई दे रहा है, इसके छेद इतने छोटे होते हैं, मतलब इसकी जो परत होती है इस झिल्ली में इतने छोटे छोटे छेद होते हैं कि इससे विद्युत अपघटय के कण तो बाहर आ जाते हैं लेकिन कोलाइड के कण अंदर ही रह जाते हैं। अर्थात छोटा कण तो बाहर आ जाता है तथा बड़े कण अंदर ही रह जाते हैं। एक तरफ से पानी फेंका जाता है, दूसरी तरफ से पानी बाहर निकल जाता है। इसको तेजी से, आप इसको कुछ ऐसा कह सकते हो जैसे मान लो तेजी से पानी बह रहा हो और आपने किसी चीज को उसके अंदर लटका दिया और जैसे ही आपने लटकाया तो छोटे छोटे कण बाहर और मोटे मोटे कण अंदर रह गए। लैंग्वेज में पढ़ लीजिए बच्चों। कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट या कोशिका झिल्ली के अपोहक में पानी के साथ भर लेते हैं। धीरे धीरे विद्युत अपघटय की अशुद्धियां बाहर की ओर विस्तृत हो जाती हैं तथा शुद्ध कोलाइडी विलयन अपोहक में रह जाता है। जो ये चमड़े का थैला बनाया था ना जो कह रही थी, इसको पूरे को हम नाम देते हैं अपोहक। क्या नाम देते हैं बच्चों? अपोहक। और ये जो इसकी परत होती है इसको नाम देते हैं अपोहक झिल्ली। क्या नाम देते हैं बच्चों? अपोहक झिल्ली। ठीक है।
वास्तविक विलयन में उपस्थित पदार्थों को कोलॉइडी अवस्था से पृथक करना यानी उचित झिल्ली से विसरण का होना ही अपोहन कहलाता है। बच्चों एग्जाम में आता है आपका चित्र। चित्र में आप एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, चित्र में ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कोलॉइडी कण दे रखे हैं आपको, यहाँ से ये कोलॉइडी कण दे रखे हैं, जबकि ये ब्लैक डॉट वाले किसके कण हैं, अशुद्धि के कण हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना। तो ये कोलाइडी कण इसको नहीं कह के ये वाला जो मोटा वाला कण है ना, इसको कोलाइडी कण लिखना। नोट्स में से उतारते टाइम ध्यान रखना, आपको ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों विद्युत अपोहन क्या है। विद्युत अपोहन में कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज है। ये अपोहक झिल्ली हमने थोड़ी सी बड़ी ले ली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या भर दिया हमने, कोलाइडी विलयन भर दिया। जिस कोलाइडी विलयन का नाम क्या है, अशुद्ध सोल है, अर्थात इसके अंदर छोटे वाले कण भी हैं और मोटे वाले कण भी हैं, तो दोनों हैं इसके अंदर भरे हुए। छोटे कणों की विशेषता क्या है, इसमें एक कण पे प्लस है और दूसरे कण पे क्या है, माइनस है। अभी याद कीजिए KNO3 को बताया था, एक पे प्लस और दूसरे पर माइनस। तो अब क्या करेंगे हमने बच्चों, यहाँ से कैथोड और एनोड लगा दिए। यहाँ से ये तो एनोड और ये क्या है, कैथोड। अब के पर कौन सा आवेश है, प्लस, NO3 पे कौन सा आवेश है, माइनस। तो के प्लस जो होगा वो किस मान लीजिए इसके अंदर मैं ऐसे लिख दूं, ये वाला के प्लस इसके अंदर भरा हुआ है जिसका कण का आकार छोटा है, और ये क्या लगाया हुआ है, यहाँ से एनोड लगाया हुआ है। अब ये एक बात बताओ, जैसे ही माइनस ये प्लस अंदर है तो ये तुरंत खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बाहर खींचेगा ना। और मान लीजिए इसके अंदर विद्युत अपघटन NO3 माइनस है, ये प्लस वाला है, तो तुरंत इसके बाहर खींचेगा। तो इससे हुआ क्या बच्चों, ये लगाने से, कैथोड एनोड लगाने से हुआ क्या, अपोहन की क्रिया तेज हो गई, अर्थात वही एक तरफ से पानी भेजा जाएगा और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकलेगा। तो अपोहन की क्रिया को तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कैथोड और एनोड को लगा दिया जाता है। विद्युत क्षेत्र में अपोहन को करवाना विद्युत अपोहन कहलाता है। इस चित्र पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस चैप्टर की खास बात यह है, हर साल एग्जाम में एक डायग्राम वाला क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, ठीक है। चलिए एक तीसरी विधि और है, उसको और पढ़ लेते हैं हम यहाँ से बच्चों। तीसरी विधि का नाम, एक सेकंड, तीसरी विधि पढ़ने से पहले बच्चों यहाँ देख लीजिए एक बार आप, यहाँ से आप देख रहे हैं विद्युत अपोहन के एक बार डायग्रामेटिक तो हमने देख लिया, लैंग्वेज और देख लीजिए बच्चों। यहाँ से इसकी लैंग्वेज क्या कहती है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अपोहन विद्युत अपोहन कहलाता है। अशुद्ध कोलाइडी विलयन को चित्र के अनुसार दो अपोहक झिल्ली, अभी अभी दिखाया था, इस तरह की अपोहक झिल्ली थी जिसके अंदर क्या था, भरा हुआ था, और शुद्ध जल को बाह्य भाग में बाहर की तरफ क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। दोनों इलेक्ट्रोड, एक यहाँ लगा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा हुआ था। जब इलेक्ट्रोडों के मध्य धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धि में उपस्थित आयन, आयन मैंने बताया था, एक के प्लस और दूसरा NO3 माइनस, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और विसरण की दर, या हम कह दें अपोहन की दर जो होती है बच्चों, यहाँ से बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये अपना विद्युत अपोहन था जिसको मैंने चित्र के माध्यम से बताया बच्चों आपको, और यहाँ लैंग्वेज भी लिखी हुई है, तो आसानी से आप लैंग्वेज के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। यह है अपना अति सूक्ष्म निस्यंदन। इस पूरे इसको पढ़ने से पहले मैं बच्चों आपको समझाना चाहूंगी क्या मतलब है। निस्यंदन का मतलब है फिल्ट्रेशन, अर्थात फिल्टर पत्र द्वारा छानना। मतलब निस्यंदन का मतलब समझ लो पहले, निस्यंदन का मतलब होता है छानना। क्या होता है बच्चों, छानना। फिल्टर पेपर तो सबने देखा है, लैब में काम किया है, तो फिल्टर पत्र से हम छानते हैं। अगर फिल्टर पत्र भी नहीं देखा तो घर में चाय तो सबने छानी है, किससे छानते हो, छन्नी से छानते हो। फिल्टर पत्र एक प्रकार का एक कागज ही होता है, एक विशेष प्रकार का कागज होता है जिससे किसी विलयन को छाना जा सकता है। तो निस्यंदन का अर्थ है फिल्टर पेपर द्वारा छानना। तो मैंने यहाँ से क्या करा बच्चों, एक फिल्टर पेपर ले लिया और नीचे मैंने लगा दिया अपना बीकर, ठीक है, और ये अपन ने लगा दी नीचे कीप। यहाँ से आपने विलयन डाला, कौन सा विलयन डाला, कोलाइडी विलयन। अब फिल्टर पेपर जो होता है इसमें से अगर कोलाइडी विलयन को छानोगे तो ये सारा की सारा विलयन पार होके नीचे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। आपको क्या चाहिए कि पानी जो कोलाइडी कण है वो तो रुक जाए और पानी नीचे आ जाए। तो हमें ये जो फिल्टर पेपर हमारे पास है, ये जो फिल्टर पेपर हमारे पास है, अगर इसके जो छेद हैं, फिल्टर पेपर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके कारण तो छन पाता है, जैसे कागज में होते हैं छेद, जैसे हम कहते हैं किसी कपड़े में छेद होते हैं, जैसे छन्नी में छेद होते हैं। अगर छन्नी से आप चाय छानते हो तो चाय के जो बारीक कण होते हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं, तब चाय क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो हमें भी फिल्टर पत्र कुछ ऐसा तैयार करना है जिसके छिद्रों का आकार केवल और केवल कोलाइडी कणों के जितना हो। अर्थात अगर छिद्रों का आकार 10 की घात -5 से 10 की घात -7, किसके छिद्रों का आकार,
जो फिल्टर पेपर पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी से तो छानेंगे हम। अगर ये फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार जो है वो इससे छोटा है, 10⁻⁻7 से छोटा है, तो जैसे ही आप इसके अंदर कोलाइडी विलयन को छानोगे तो कोलाइडी कण क्या होंगे, वो तो रह जाएंगे बड़े और छिद्रों का आकार रह जाएगा छोटा। छिद्र कैसे रह जाएंगे, छोटे, और कोलाइडी कण ऊपर रह जाएंगे और पानी पानी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको करना क्या होता है, ये जो फिल्टर पेपर हमारे पास है, ऐसा नहीं लेते हम फिल्टर पेपर को, इस तरह से ले लेते हैं गोल वाला, है ना। ये जो फिल्टर पेपर हमारे पास है, इसके ऊपर हम परत जमा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। किसकी परत जमा देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड या सॉरी जिलेटिन की परत जमा देते हैं। जिलेटिन की परत करती क्या है, जो फिल्टर पेपर के छेद होते हैं उनको छोटा कर देती है, अर्थात बड़े छेदों को क्या कर देती है, छोटा कर देती है। अर्थात छोटा करने से कोलाइडी कण जो होते हैं वो नीचे नहीं आ पाते, कोलाइडी कण उस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। अब देख लेते हैं, कोलाइडी कण साधारण निस्यंदक, निस्यंदक मतलब फिल्टर पत्र से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि छेदों का आकार, फिल्टर पेपर के छेद का आकार जो होता है वो कोलाइडी कण से बड़ा होता है। छेद के आकार कम करने के लिए इसे जिलेटिन या कोलाइडी विलयन में भिगोकर पुनः फॉर्मेल्डिहाइड में मिलाते हैं, मतलब जिलेटिन की परत जमा दी जिससे छिद्र कठोर हो जाए। इस प्रकार के फिल्टर पेपर को, निस्यंदक मतलब फिल्टर पेपर को अति सूक्ष्म निस्यंदक कहते हैं। कते लिखा हुआ है बच्चों, उसको सही कर लीजिएगा, कहते आएगा। कहते हैं जो कि विद्युत अपघट्यों तथा अन्य विलेय अशुद्धियों को अपने में से गुजरने देता है, किंतु कोलाइडी कणों को रोक लेता है। तो हमें बस सीधा सीधा क्या करना था, आप ऐसे मान लो चाय छानने की जो छन्नी होती है उसके छेद बड़े थे, हमने किसी तरह से जिलेटिन लगाया और छेद कैसे कर दिए, छोटे कर दिए, कोलाइडी कण बाद में ऊपर रह गए और विलयन कहाँ गया, नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपन ने तीनों विधि पढ़ ली हैं। बच्चों यहाँ से अपन ने तीनों विधि पढ़ ली है कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की। चलो मैं आपको एक चीज बता दूं, शुरू शुरू में हमने अपचयन विधि पढ़ी थी जिससे भारी धातु कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। ऑक्सीकरण विधि पढ़ी थी जिसके कारण अधातु के कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। उभय अपघटन विधि पढ़ी थी जिसके कारण अविलेय लवणों के कोलाइडी विलयन बनते हैं। ठीक है, ये तीन मेन थी। पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में उभय अपघटन विधि का क्वेश्चन आ चुका है, उभय अपघटन विधि क्या है तथा एक समीकरण से समझाइए। समझ याद आ गया ये वाला। और विद्युत परिक्षेपण विधि पढ़िए शुरू शुरू में, ब्रेडिंग आर्क विधि, चित्र आता है पेपर में। बच्चों आज का जो मटेरियल था इससे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तीनों विधि कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की बता दी है आपको हमने। पहली बता दी थी आपको अपोहन, दूसरी विद्युत अपोहन और तीसरे अति सूक्ष्म निस्यंदन। चलिए बच्चे फिर इसके बाद पढ़ते हैं अपन आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगता है बच्चों जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके देखना मत भूलना कौन कौन से चैप्टर यहाँ से कराए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।